नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ ही विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपके समक्ष है, सिंधु घाटी की कला। आप देख सकते हैं यह मुख्य रूप से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के तहत जो आपका इतिहास का सेक्शन है उसके कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से संबंधित है। इसके तहत मुख्य रूप से हम सिंधु घाटी कला की कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को समझने के साथ ही एक ब्रीफ रूप में यानी बेहद संक्षिप्त रूप में सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी कुछ विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास में आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अपितु मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ संकल्पनाएं और तथ्यों को प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंधु घाटी कला से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए मिला क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रारंभिक स्थल जिसका उत्खनन किया गया वह स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में अवस्थित है। और जो आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं यानी जो हमारे पुरातत्व शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि यदि कोई सभ्यता एक व्यापक क्षेत्र में हमें भौगोलिक रूप से प्रसारित होती नजर आती है तो उसका नाम रखने के क्रम में जो सबसे पहला स्थल जो उत्खनित किया जाता है उसके नाम पर जो है इस सभ्यता को जाना जाता है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो लोकप्रिय नाम देखा गया है वह कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता है। सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है यानी लगभग दोनों का मतलब समानार्थी है। ठीक, तो ये तो हो गई नाम की बात। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के किस कालक्रम में रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह एक प्राचीनतम कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है? शब्द इस्तेमाल किया गया है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ? तो कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब यह हुआ एक ऐसा इतिहास का कालक्रम जब वहां के निवासियों या फिर मनुष्यों के द्वारा कांसे यानी कांसा धातु का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो सबसे पहली धातु जो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की गई थी वह थी तांबा। समय के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य ने कुछ और धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया और इतिहास का एक ऐसा काल जिसमें हम तांबे के साथ टिन को मिला हुआ पाते हैं और तांबे और टिन के मिश्रण से जिस धातु का प्रयोग हम देखते हैं वो है हमारा कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता हमारे समक्ष एक ऐसी सभ्यता के रूप में नजर आती है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक है। इसके अलावा भी कुछ और सभ्यताएं हैं कांस्य युगीन से, आगे हम बात करेंगे। इसका जो कालक्रम है आप देख सकते हैं मुख्य रूप से 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व इसका परिपक्व काल के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसकी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इसकी विशेषताएं केवल इतिहास के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु वर्तमान में भी इनकी काफ़ी प्रासंगिकता देखी जाती है, यानी यह अनेक रूपों में आज भी प्रासंगिक है। यही कारण है कि यूपीएससी के द्वारा सामान्य अध्ययन का जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है जीएस पेपर 1 जिसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें उन्होंने मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है जिसमें उन्होंने आपसे ये पूछा था कि वो आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे आप ये बताएं कि वर्तमान में जो हम नगरीकरण के विविध प्रकार के स्वरूपों को देखते हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न इनपुट्स किस सीमा तक नजर आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे
तो आप उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ेंगे, अपितु इसके वर्तमान स्वरूप को भी ध्यान में रखेंगे। यानी ऐसी कौन सी बातें हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं जिनको आज भी हम प्रासंगिक मान सकते हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये तो हुई इसकी एक दूसरा महत्वपूर्ण बात। अब अगर मैं भौगोलिक रूप से आपको इसको बताने का प्रयास करूं तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में एक ये व्यापक रूप में विस्तारित सभ्यता के रूप में नजर आती है, जिसका विस्तार वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भारत से लेकर दक्कन तक के क्षेत्र तक हमें व्याप्त नजर आता है। ठीक, अगर मैं इसकी कुछ और विशेषताएं आपके सामने प्रकट करूं तो सामान्य तौर पर जो इसका उद्भव हम कालक्रम के दृष्टिकोण से रखते हैं वह लगभग तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में है, यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास। यानी अगर मैं आज से इसकी तुलना करूं, यानी बिफोर प्रेजेंट के हिसाब से अगर मैं इसको संचालित करने का प्रयास करूं तो लगभग 4500 साल पुरानी ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है। ठीक, और इतना पुराना ये कालक्रम है, इसी वजह से इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम 3 सभ्यताओं में एक माना जाता है। एक तो हमारी हो गई हड़प्पा सभ्यता, दूसरी सभ्यताएं कौन सी हैं? तो 2 सभ्यताएं इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हो ही गई, इसके अलावा और कौन सी दूसरी कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं जिसकी ये आप कह सकते हैं कंटेम्परेरी थी, समकालीन थी? तो इसमें एक का नाम है, उसे कहा जाता है मिस्र की सभ्यता, और दूसरी है उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी है? एक है मिस्र की सभ्यता और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो हमारी मिस्र की सभ्यता है ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में जो हमारा अफ्रीका का क्षेत्र है, मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, जिसमें नील नदी घाटी का जो क्षेत्र है, उस नील नदी घाटी के क्षेत्र में हम इस मिस्र की सभ्यता को देखते हैं। आप सबने पिरामिडों के बारे में सुना होगा, तो वो पिरामिडों वाली जो सभ्यता है वो हमारी यही मिस्र की सभ्यता है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण कांस्य युगीन सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? तो उसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह जो वर्तमान हमारा इराक का क्षेत्र है उसके क्षेत्र में विस्तारित एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, और यह दजला फरात नदियों की घाटियों में विकसित हुई। मिस्र के क्षेत्र में हमारी अफ्रीका वाली नील नदी घाटी के क्षेत्र में, और मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता है वह दजला फरात नदियों के क्षेत्र में विकसित होने वाली सभ्यता है। और इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है कि ये तीनों विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हैं जो कांस्य युगीन काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि अभी मैंने आपको हिंट किया, ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं जो हैं वह नदी घाटियों में विकसित हुई। मुख्य रूप से जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मुख्य रूप से ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में विकसित हुई। इसके अलावा ये एक और नदी के क्षेत्र में विस्तारित थी जिसे हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, सरस्वती नदी जो है वर्तमान में लुप्त है, इसे एक मिथकीय नदी के रूप में जाना जाता है, और वर्तमान में यह घग्गर हाकरा के क्षेत्र में विस्तारित देखने को मिलती है। यानी यह ऐसी नदी घाटियों के क्षेत्र में विकसित होने वाली सभ्यता थी जो सिंधु नदी और वर्तमान की घग्गर हाकरा नदी के प्लेन्स में विकसित हुई। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण 2 स्थल हैं उनके नाम आप हमेशा याद रखेंगे। इनको जो है प्रारंभिक तौर पर कहा गया कि मानो ये हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख जुड़वा राजधानियां हो। इसमें से एक का नाम है हड़प्पा, जिसके नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, और दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं, दोनों के दोनों जो साइट्स हैं वो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। ठीक, जिसमें हड़प्पा जो है वह मुख्य रूप से जो पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर है, और दूसरा जो मोहनजोदड़ो है वह पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर जो इसके जो बड़े स्थल रहे हैं वह नदी घाटियों के किनारे विकसित हुए, और नदी घाटियों के क्रम में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हड़प्पा स्थल है यह रावी नदी के किनारे है, और ये जो हमारा मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है यह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, रावी और सिंधु नदी। इसके अलावा कुछ और स्थल भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि गुजरात में आप याद रख सकते हैं लोथल को, आप धौलावीरा को याद रख सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा था।
इसके अलावा आप हरियाणा के क्षेत्र में राखी गढ़ी को देख सकते हैं, जिसका वर्तमान में काफ़ी अधिक उत्खनन किया गया है और इसे सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा आप पंजाब के क्षेत्र में रोपड़ को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला उत्खनित किया जाने वाला क्षेत्र था। राजस्थान के क्षेत्र में आप कालीबंगा के बारे में बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हम कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से बात करेंगे, इसलिए बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया ताकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ठीक, ये माना जाता है कि जब इसका परिपक्व काल रहा होगा, जब एकदम चरम काल में होगी, तो यहाँ पे जनसंख्या 5 लाख से भी अधिक क्षेत्र में विस्तारित होगी, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या को समेटे हुए ये क्षेत्र था। इसका जो भौगोलिक विस्तार है उसको आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो लगभग त्रिभुजाकार है, इस क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता के विविध स्थलों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको हड़प्पा नाम का स्थल नजर आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप सिंध की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो नजर आएगा, मोहनजोदड़ो नजर आएगा। अगर आप गुजरात के क्षेत्र में चले जाएं तो आपको धौलावीरा और सुरकोटदा का क्षेत्र, इसके अलावा लोथल का क्षेत्र नजर आएगा। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप पंजाब और हरियाणा आदि के क्षेत्र के साथ ही जो दूसरे क्षेत्र हैं, राजस्थान आदि का क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, बीथातल, रोपड़, ठीक, ये क्षेत्र नजर आएंगे। और सबसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में आप यहाँ पे जम्मू के क्षेत्र में मांडा की पहचान को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैप है जिसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी से इसके स्थलों को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में भी इसका एक स्थल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शोरतुघई नाम का स्थल। ठीक, तो ये कुछ इसकी ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दिया ताकि आप सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में थोड़ा बहुत आइडिया ले सके। जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो हमारा मुख्य टॉपिक सिंधु घाटी की कला है। ठीक, अब जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए आपको सिंधु घाटी कला पर एक नोट लिखना है, सिंधु घाटी कला पर मान लीजिए आपको टिप्पणी करनी है, तो इसमें कौन कौन से तत्वों को आप शामिल करेंगे, यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो है एक ऐसी बात है जिसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, आपके सामने जो मैंने ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पॉइंट वाइज जो चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, जब भी आपसे सिंधु घाटी कला से संबंधित विविध रूपों के बारे में लिखने को कहा जाए तो इन पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, तो डिस्क्राइब कर देना है, आपके क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आप इसे याद रख पाएंगे। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे कहा गया है कला। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है आर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये कला अथवा आर्ट क्या है। तो बहुत सरल तरीके से अगर मैं आपको इसको बताने का बात करूं, उस सरल तरीके से अगर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूं, तो कला यानी आर्ट का मतलब होता है एक तरीके से ये मानव विचारों की, ठीक, मानव विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या है ये, एक तरीके से मानव विचारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आर्ट क्या है, आर्ट इज नथिंग बट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट। व्यक्ति है, व्यक्ति एक विचारशील प्राणी है, बहुत सारी बातें सोचता रहता है, और जब व्यक्ति कुछ नया सोचे, कुछ नया विचारे और उसके मन में आए कि मैं इस नवीन विचार को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो वह तब से ही कला का रूप लेना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए वह जो है कोई बिल्डिंग बनाकर आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करे तो वह स्थापत्य कला का भाग हो जाएगा। अगर मान लीजिए वह कोई मूर्ति बनाकर आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करे तो वह मूर्ति कला का भाग हो जाएगा। अगर मान लीजिए वह कोई संगीत को प्रस्तुत करके, नृत्य को प्रस्तुत करके, गायन को प्रस्तुत करके, नाट्य कला को प्रस्तुत करके आपके सामने अपने विचारों की रचनात्मक व्यक्ति करे तो वह प्रदर्शन कला का भाग हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए उसको ये सब कुछ नहीं आता, वह लिख के अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहे तो वह साहित्य कला का भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सिंधु घाटी कला के प्रमुख तत्वों की पहचान को कर सकते हैं। ठीक है, जिसके तहत स्थापत्य कला के कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे, मूर्ति कला के कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे और कुछ अन्य प्रकार की विविध कलाओं के पॉइंट्स भी आप लिखेंगे।
ठीक, इन्हीं कलाओं के क्रम में मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से विविध प्रकार की प्रदर्शन कलाओं का भी जो आप कह सकते हैं प्रदर्शन है, जो साक्ष्य है, वो हमें कहाँ पे मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल है, उसको इतिहास के एक ऐसे कालक्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम आद्य इतिहास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी हम आगे भी बात करेंगे जब हम मोहरों पे आपसे बात करेंगे। तो आद्य इतिहास, जिसे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का एक ऐसा भाग है जिसमें हम मुख्य रूप से लिपि को तो पा रहे हैं, ठीक है, जो हड़प्पाई मोहरों आदि में दिखाई देती है, लेकिन हम अभी तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसे इतिहास के कालक्रम में सुनिश्चित की जाती है जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री का भाग कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री का ये भाग एक ऐसा काल है जिसमें व्यक्ति को, मनुष्यों को, इस काल के निवासियों को लेखन कला का तो ज्ञान था, लिपि तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि इस काल की साहित्यिक अभिव्यक्तियों को हम बहुत अधिक नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ठीक, इसके अलावा जब हम प्रदर्शन कला की बात करते हैं तो प्रदर्शन कला में मुख्य रूप से जो हमें मूर्ति कलात्मक साक्ष्य आदि प्राप्त होते हैं, उससे हम थोड़ा बहुत प्रदर्शन कला आदि का अनुमान लगा पाते हैं, जिसके तहत जो हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, उससे हम जो है नृत्य कला के बारे में ज्ञान कर पाते हैं। और जैसे कि अगर आपने मान लीजिए प्रदर्शन कला के बारे में पढ़ा होगा तो नृत्य के बारे में आपको पता होगा कि नृत्य के साथ ही जो है, जैसा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है, नृत्य और गायन साथ में ही देखने को मिलता है। यानी अगर नृत्य वाली मूर्ति है तो इसका मतलब गायन की परंपरा भी रही होगी, ठीक, वादन की परंपरा भी रही होगी और नाटक की परंपरा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिपि को पढ़ पाने की जो है हमारे पास असमता है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए प्रदर्शन कला के बारे में हम बहुत अनुमान ही लगा पाते हैं, बहुत स्पष्टता से कुछ नहीं कह पाते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसको अगर मान लीजिए मैं आपको इसको अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बनाने का प्रयास करूं, तो जब भी आपसे कला का पक्ष पूछा जाएगा, मुख्य रूप से हड़प्पाई कला के बारे में जब आप बात करेंगे तो मुख्य रूप से आप स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। ठीक, स्थापत्य कला, आप मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्थापत्य कला, मूर्ति कलाओं के अलावा कुछ अन्य कलाएं हैं, जिसमें मृदभांड हैं, मनकों की कला है, आभूषणों की कला है, उस पर हम बात करेंगे, मोहरों की कला है। इसके अलावा प्रदर्शन कला के बारे में जब भी आप बात करेंगे, जब आप प्रदर्शन कला के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो नृत्य है, ठीक, जो संगीत है, ठीक, जो वादन आदि है, ठीक, जो आप कह सकते हैं गायन आदि है, उसका जो अनुमान है वो कहाँ से होता है, तो नर्तकी की मूर्ति से हम इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। नर्तकी की मूर्ति से हम इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं और इस पर भी आप 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अपना कंटेंट इस्तेमाल करेंगे वो स्थापत्य कला पे लिखेंगे, आप मूर्ति कला के बारे में लिखेंगे और कुछ अन्य कलाओं के उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी कौन कौन से हैं, तो देखिए, जब आप स्थापत्य कला के बारे में लिखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता लोकप्रिय है वो क्या है, तो वो इसका नगर नियोजन, वो है इसकी जो जल निकासी की व्यवस्था है, वो है इसके विविध प्रकार के भवन, जिसमें सार्वजनिक भवन और निजी भवन। ठीक, इसमें स्नानागार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, अन्नागार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, डॉकयार्ड आदि के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक, जब हम मूर्ति कला के बारे में करते हैं तो विविध प्रकार की मूर्ति कलाओं के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कांस्य मूर्ति कला है, ठीक, मृण मूर्ति कला है, ठीक, टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी जिसे बेक्ड क्ले कहा जाता है, उसकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं और पत्थर की मूर्ति कला के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी कलाओं में आप आभूषण और प्रसाधन कला के बारे में बताएंगे, जिसका जो इस्तेमाल है वह पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता था। इसमें मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों के बारे में बताएंगे, इसमें मोहरों यानी सील्स के बारे में बताएंगे और लेखन कला का जो हमारा साक्ष्य है, जो साहित्यिक आप कह सकते हैं साक्ष्य है, वो हमें लिपि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप
इसमें लिपि का भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और आप कहेंगे कि चूंकि ये आद्य इतिहास का भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए लिपि के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस काल में भी कुछ साहित्यिक साक्ष्य रहे हों जो हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, तो जो हमारे पास ज़्यादा है, जो हमारे पास अधिकता बहुलता में उपलब्ध है, उसी पे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले इसकी चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। जो सिंधु घाटी कला की कुछ प्रमुख विशिष्टताएं यानी स्पेसिफिकनेस, यानी जो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल इसी में दिखाई देती हैं, विशिष्टताएं जो इसमें दिखाई देती हैं, वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? सबसे पहला बात, जो मूल रूप से जो डोमिनेंट रूप में जो हमें एक कला दिखाई देती है, वो हमें स्वदेशी कला के रूप में नजर आती है। ठीक है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक डिबेट थोड़ी सी समझने की जरूरत है, जो थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। जब सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वर्तमान की हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, जब उसको खोजा गया तो वह साम्राज्यिक काल में खोजा गया था, ब्रिटिशों के काल में खोजा गया था 19वीं सेंचुरी में। तो जब इसको खोजा गया और आगे चलकर जब 20वीं सेंचुरी आदि में जो है इसका उत्खनन कार्य आदि प्रारंभ हुआ, ठीक, तो मुख्य रूप से इसको इस तरीके से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि यह मानो मेसोपोटामिया से प्रभावित सभ्यता हो। ठीक है, जो प्रारंभिक साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित जो इतिहासकार रहे, उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से प्रभावित थी। या तो वहां से विचार लिया गया या वहां से लोग आए। ठीक, किसी ना किसी रूप में इस कला को इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि मानो हमने मेसोपोटामिया से जो है उधार लिया हो और अपनी कला का विकास किया हो। लेकिन समय के साथ जिस प्रकार के साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत आए हैं, ठीक, जो हमें विविध प्रकार के प्रमाण दिखाई देते हैं, वो इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि डोमिनेंट रूप में, ठीक, प्रभावी रूप में यह जो कला है वो किस प्रकार की है, तो स्वदेशी कला है। ठीक है, इसमें हो सकता है मेसोपोटामिया और मिस्र से कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ हो, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मूल रूप से डोमिनेंट रूप से जो है यह एक स्वदेशी कला के रूप में आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई बाह्य प्रभाव आदि नजर आता भी है तो वह नगण्य ही है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम उसको पूरी तरीके से रूल आउट नहीं कर रहे, हम ये जरूर कहेंगे कि वह डोमिनेंट रूप से क्या है, तो स्वदेशी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी कला में जो मूर्ति कला हमें नजर आती है, स्कल्पचर का पार्ट जो हमें नजर आता है, वो हमें पृथक रूप में नजर आता है। पृथक रूप का मतलब क्या हुआ, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आगे जब आप विविध प्रकार की कलाओं का अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को मुख्य रूप से पाएंगे कि आगे जब आप मंदिर निर्माण शैली या दूसरी प्रकार की कला शैलियों का अध्ययन करते हैं तो भारत में मंदिरों आदि का जो विकास हुआ है वह संयुक्त रूप में दिखाई देता है। यानी यहाँ पे स्थापत्य कला के भी उदाहरण मिलते हैं, मूर्ति कला के भी उदाहरण मिलते हैं, चित्रकला के भी उदाहरण मिलते हैं, और तीनों संयुक्त रूप में देखने को मिलते हैं, तीनों एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिंधु घाटी कला में हमें मुख्य रूप से स्थापत्य कला के उदाहरण पृथक रूप में दिखते हैं और मूर्ति कला के उदाहरण पृथक रूप में दिखाई देते हैं, यानी दोनों अलग हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के काल की जितनी भी कला के जो पक्ष हैं उसमें सौंदर्य पक्ष से ज्यादा उपयोगिता यानी यूटिलिटी पर बल दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसके लिए मैं ये इसकी तुलना करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की मिस्र और मेसोपोटामिया से। मिस्र में हम क्या देखते हैं, तो बड़े बड़े हम पिरामिड देख रहे हैं। मेसोपोटामिया में हम क्या देखते हैं, तो मेसोपोटामिया हम बड़े बड़े मंदिर, जिगुरात जैसी संरचनाएं कुछ देखते हैं। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देख रहे हैं, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्य लोगों से संबंधित विचार, सामान्य लोगों के जो भवन और मकान आदि हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं पिरामिड जैसी वो दिखाई नहीं देती। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्थापत्य कला के उदाहरण के रूप में बड़े बड़े मंदिर नहीं दिखाई देते। तो इस रूप पे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, बहुत सारे जो विचारक हैं, वो इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि हो ना हो इस काल के जो शासक वर्ग रहे होंगे, चाहे वो कुलीन हो, चाहे वो पुजारी हो, किसी भी प्रकार के रहे हों, उनका जो विचार रहा होगा वो जनता के समीक्ष रहा होगा, वो प्रो प्यूपिल रहे होंगे। उसके काल में हो सकता है सुशासन जैसी कुछ अवधारणा रही हो, और इसकी वजह से ज़्यादातर जहाँ पे जो भवन देखने को मिलते हैं वो सामान्य जनों के करीब हैं, या फिर उन्होंने सुंदरता पर बहुत ज़्यादा बल ना देकर उसकी मजबूती पर, उसकी ड्यूरेबिलिटी पर ज़्यादा बल दिया है।
जो सौंदर्य पक्ष से ज्यादा उपयोगिता पर बल का जो पॉइंट है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब चलिए एक एक करके जो है मैं स्थापत्य कला के कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि एंशियंट इंडिया जब आप पढ़ते होंगे तब भी ये सिंधु घाटी सभ्यता के इन पक्षों पे आपका जो है ध्यान दिया जाता होगा। इसी वजह से इसको हम संक्षिप्त रूप में ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कला के दूसरे पक्षों को हम ज़्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपसे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रश्न को पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जो आपको बोर्ड पे जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं केवल इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाने में सफलता प्राप्त करते हैं तो आसानी से 150, 200 या 250 शब्द में अपने उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे कि क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि यह नदी घाटी के किनारे विकसित हुई सभ्यता थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो नगर और साइट्स वगैरह हमें जो नज़र आती हैं वो नदियों के किनारे नज़र आती हैं। जैसे कि हड़प्पा के बारे में बताया, रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया, सिंधु नदी के किनारे था। ऐसी बाकी स्थल भी किसी न किसी नदी के किनारे ही उपस्थित थे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए एक नदी बह रही है, ठीक है, ये रही हमारी एक नदी। अगर ये नदी बह रही है और अगर हम नदी के किनारे निवास करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसे क्षेत्र में निवास करने को प्राथमिकता देंगे जहां पे हर साल बाढ़ नहीं आती हो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो नदी का जो तल है उससे थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा अपर प्लेटफॉर्म पे हम निवास करने को प्राथमिकता देंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए नदी के किनारे निवास करते हुए, हम नदी के किनारे रहते हुए थोड़े से अपर प्लेटफॉर्म पे, थोड़े उत्थित प्लेटफॉर्म पर जो है निवास करने को प्राथमिकता देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए नदी है और ये एक उत्थित प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक जो स्थल या टीला वगैरह जहाँ पे भी आप निवास करेंगे वो बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं होगा, सीमित ही होगा। ठीक, और अगर वो मान लीजिए सीमित है, ठीक है, उसका स्थान जो है सीमित है, तो आपको उसका बेहतर प्रकार से नियोजन करने की आवश्यकता है ताकि उस सीमित क्षेत्र में आप अधिक से अधिक बेहतर तरीके से निवास कर सकें। और यहीं से जो है हड़प्पा नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि हड़प्पा के जो नगर बसाए गए वो एक प्रकार के ग्रिड के पैटर्न में बसे हुए हैं, जिसमें सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। और ये केवल सड़कों के क्षेत्र में ही नज़र नहीं आता है, अपितु जो गलियां बनाई गई उनमें भी नज़र आता है। यानी केवल सड़कों के साथ जो आप गलियां वगैरह भी देखेंगे वो भी इसी पैटर्न में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये भी जो है इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगी। ठीक, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसी पैटर्न में जो है वो हमें देखने को मिलती है, यानी एक ग्रिडाकार पैटर्न है। ठीक, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि स्पेस का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें, और इसी के चलते इसमें जो मकान वगैरह भी जो बनाए जाएंगे वो भी जो है इसी तरीके का नियोजन करके बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मकान बना दिया, यहाँ पे मकान बना दिया, यहाँ पे मकान बना दिया, यहाँ पे बना दिया, इस तरीके से जो है हम मकानों को बना हुआ पाते हैं। ठीक, यानी विशेषताओं में क्या ध्यान रखेंगे कि चूंकि नगर नियोजन में नदी के किनारे निवास नजर आता था, तो एक निश्चित क्षेत्र में एक उत्थित प्लेटफॉर्म पर अगर मान लीजिए नगरों को बसाया जाएगा तो स्थान चूंकि सीमित है इसलिए उसको नियोजित किया जाएगा, और यहाँ पर सामान्य तौर पर जो नियोजन है वो ग्रिडाकार पैटर्न में नजर आता है, जिसमें सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती नजर आती हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हम नगरों का एक विशेष प्रकार का विभाजन भी देखते हैं जो सामान्य तौर पर गढ़ी और निचले नगर के तौर पर नजर आता है। ठीक है, एक ये सामान्य विभाजन है। सामान्य विभाजन का मतलब क्या हुआ, मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, बाकी नगरों में भी हमें जो है कमोबेश इसी प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ। जैसे कि धौलावीरा में आप ये देखेंगे कि वहां पे गढ़ी और निचले नगर के साथ एक मध्यम नगर की भी अवस्थिति है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर किस प्रकार का विभाजन है, तो देखिए एक इस तरीके का विभाजन जो है देखने को मिलता है। इसमें ये सामान्य तौर पर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ करता था, ठीक, और ये सामान्य तौर पर पूर्वी क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक, इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था निचला नगर। ठीक, निचला नगर, और इसे कहा जाता था दुर्ग का क्षेत्र, गढ़ी का क्षेत्र, ठीक, या सिटाडेल का क्षेत्र।
सामान्य रूप से इतिहासकारों का ये मत है कि ये जो दुर्ग का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुलीन वर्ग निवास करते थे, या फिर आप कह सकते हैं पुरोहित वर्ग। क्योंकि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य तो है नहीं, तो अनुमान ही लगाया जाता है राजनीतिक सत्ता के बारे में, तो वह कुलीन वर्ग या शासक वर्ग निवास करता था। जो निचला क्षेत्र है, जो निचला नगर है, वो सामान्य रूप से सामान्य जनता का निवास स्थल था। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि अगर मान लीजिए ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है, तो जो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से जो हमारा दुर्ग वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, वो क्या था, वो एक चार दीवारी से घिरा हुआ था। ठीक, अब ये चार दीवारी क्यों बनाई गई थी, यह भी जो है स्पेकुलेशन का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सामान्यतः इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया होगा, कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हो सकता है बाढ़ का पानी रोकने के लिए बनाया गया हो। ठीक है, इस तरीके से है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इस प्रकार का सामान्य विभाजन देखने को मिलता है। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा आदि क्षेत्रों में कुछ अंतर देखने को मिलता है, जिसमें कहीं जो है हम ये पाते हैं कि दुर्ग और जो निचला नगर है वो पूरा एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। कहीं हम ये पाते हैं कि दुर्ग और जो निचला नगर है दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। जो हमारा चनहुदड़ो का क्षेत्र है वहाँ पे किसी भी प्रकार की रक्षा प्राचीर हमें देखने को नहीं मिलती। और जो हमारा जो धौलावीरा का क्षेत्र है वहाँ पे हमें एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के साथ बीच में एक मध्यम नगर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ पैटर्न में थोड़ी सी वेरिएशन है, बट कमोवेश इसी प्रकार का एक हमें नगर नियोजन की संरचना देखने को मिलती है, जिसमें गढ़ी है और एक निचला नगर है। ठीक, अब ये जो गढ़ी और निचला नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे हमें विविध प्रकार की बिल्डिंग्स के उदाहरण याद रखने हैं। ठीक, जिसमें प्राइवेट घर भी हैं, ठीक, कुछ धार्मिक घर भी हैं, धार्मिक संरचनाएं भी हैं, और कुछ सांस्कृतिक उद्देश्य से बनाई गई संरचनाएं भी हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि चूंकि ये आद्य इतिहास का भाग है, मुख्य रूप से हम इसकी लिपि पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, तो इतिहासकार केवल अनुमान ही लगाते हैं कि इसका उद्देश्य धार्मिक रहा होगा, इसका उद्देश्य गैर धार्मिक रहा होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ज्यादातर में देखा गया है कि इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखिए, कुछ उदाहरण जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, जो गढ़ी और निचला नगर का जो विभाजन था उसका एक चित्र आप देख सकते हैं। ये जो है गढ़ी का एक उदाहरण है और ये निचले नगर का एक उदाहरण है। ठीक, और सामान्य रूप से विभाजन हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि जो धौलावीरा का जो क्षेत्र है, ठीक, गुजरात में धौलावीरा के क्षेत्र में पश्चिमी और पूर्वी के मध्य एक मध्यम नगर यानी बीच का नगर भी देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मुख्य रूप से जो हमें जो ये पश्चिमी टीला है जो हमें दुर्गीकृत देखने को मिलता है, या फिर इसकी एक चार दीवारी परकोटा नजर आता है, वह कुछ क्षेत्रों में मिलता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं मिलता। मोटे तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक, ये अनुमान किया जाता है कि गढ़ी के क्षेत्र में कुलीन वर्ग, प्रशासनिक वर्ग रहता होगा। ठीक, और जो निचला नगर है वहाँ पे सामान्य जनता निवास करती होगी। अब ये क्यों बनाई जाती है ये चार दीवारी, तो विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, कुछ कहते थे ये बाढ़ रोकने के लिए बनाई जाती थी, तो ये विवाद का विषय है। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ बिल्डिंग्स आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो का विशाल या महान स्नानागार। ठीक, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसको आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस संरचना को बनाया गया है। ये काफी बड़ी संरचना है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसको जो है पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसमें नीचे उतरने के लिए जो है सीढ़ियां भी हैं उत्तर और दक्षिण की दिशा में। इसके चारों तरफ ये जो पूरा प्रांगण है वहाँ पे हमें जो है बरामदे देखने को मिलते हैं, गैलरी देखने को मिलती है, कमरे देखने को मिलते हैं। जो हमें कमरे देखने को मिलते हैं उन कमरों के ऊपर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, जिसमें कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं हो सकता है ये 2 मंजिला रही हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है कि धार्मिक उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती हो, और इसको बनाने में इसको जिस तरीके से पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ इसको मजबूत बनाने में जिस प्रकार से इसमें बिटुमिनस आदि का प्रयोग किया गया है वह इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी उपयोगिता पक्ष को दर्शाता है। ठीक है, इसका जो फर्श है पक्की ईंटों का बना है, मैंने आपको बताया। इसके आसपास जो कमरे बने थे उन्हीं कमरों में से एक में एक विशाल कुआं पाया गया है जहां से पानी इसके जलाशय में डाला जाता था। इसके चारों तरफ गलियां और कमरे हैं जिसके बारे में माना जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे पुजारी वर्ग, पुरोहित वर्ग आदि निवास करते होंगे।
ठीक, यहाँ पे जलाशय में उतरने के लिए मैंने आपको बताया उत्तर और दक्षिण के दिशा में सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और यहाँ पे जो है इसका जो जल जो यूज्ड हो जाता था उसको निकालने के लिए जल निकासी की भी व्यवस्था है। ये इस बात को दर्शाता है कि संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान, पवित्र स्नान आदि के लिए किया जाता था, और ये इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से हड़प्पाई लोग जो हैं जल को महत्व देते थे और साथ ही स्वच्छता के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते थे। ठीक, आप इसका उदाहरण देंगे। इसके अलावा जो है आपको अन्नागार का भी उदाहरण देना है, जो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसका जो निर्माण कार्य किया गया है वह काफ़ी उत्कृष्ट है, जहाँ पे विविध प्रकार के कोष्ठक बने हुए हैं। आप कह सकते हैं एक प्रकार के सेल्स, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिसमें संभवतः इस्तेमाल किया जाता था उनका अनाज आदि भरने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा चबूतरा भी प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग संभवतः अनाज को रखने के लिए अथवा अनाज को जो है आप कह सकते हैं उसमें से दाने आदि निकालने के लिए किया जाता था। और यहाँ पे जिस प्रकार की पूरी व्यवस्था है वेंटिलेशन आदि की, हवा के आवागमन की, वह इस बात को दर्शाता है कि यह जो है हो सकता है कि राजकीय रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। हो सकता है कि जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता होगा, यहाँ पे इकट्ठा किया जाता होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि उससे अगर किसी प्रकार का कोई मान लीजिए विपदा आई, अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो उसमें राशन आदि को बांटने के लिए भी हो सकता है इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी उत्कृष्ट निर्माण कार्य संरचना वाला उदाहरण है। ठीक, यहाँ पे जो वेंटिलेशन की जो युक्ति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे चबूतरे भी बने हुए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अनाजों आदि की व्यवस्था को किया जाता था। ठीक है, तो ग्रेनरी या फिर अन्नागार के संदर्भ में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसका चित्र है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें एक और महत्वपूर्ण संरचना का उदाहरण याद रखना है जो आप बता सकते हैं, उसे डॉकयार्ड के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब इसे कहेंगे गोदी बाड़ा या जहाजों की गोदी। ठीक, गोदी बाड़ा या जहाजों की गोदी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्थल था जहां से जहाज आया जाया करते थे और कुछ समय तक रुका करते थे। ठीक है, यह जो है लोथल यानी गुजरात के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप इस गोदीबाड़े के उदाहरण को, डॉकयार्ड के उदाहरण को देख सकते हैं। दूसरी सार्वजनिक इमारतों के समान ही इसका निर्माण भी पक्की ईंटों का हुआ है। ठीक, इसमें जहाजों के आवागमन के लिए जो है एक 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार भी है, और इसमें जल की व्यवस्था करने के लिए यह जो है, चूंकि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था, तो इस डॉकयार्ड को एक नहर के माध्यम से भोगवा नदी से जोड़ा गया है। ठीक, जो अतिरिक्त पानी आ जाता था या जो गंदा पानी था उसको निष्कासित करने के लिए नाली भी बनाई गई थी। और इस रूप में जो लोथल का जो क्षेत्र है वो एक प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में हमारे सामने आते हैं, और ये मुख्य रूप से मिस्र और मेसोपोटामिया आदि के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंधों को भी दर्शाते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में कि किस प्रकार से विविध प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक, जैसे कि मेसोपोटामिया आदि के क्षेत्र में, जो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से उसका संपर्क था हड़प्पा सभ्यता के साथ। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसी में आपको उदाहरण देना है जल निकासी प्रणाली का, वाटर ड्रेनेज सिस्टम का। जो हमारी जल निकासी प्रणाली यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें इतने उत्कृष्ट रूप में नजर आती है कि आज भी जो है इसका उदाहरण देखने को मिलता है। यानी 19वीं सेंचुरी, इसको इस तरीके से कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी तक यूरोप में भी इस प्रकार की जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार की व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो नालियों का प्रयोग हुआ है वो ढकी नालियाँ हैं। ठीक, यहाँ पे समय समय पर कचरा आदि निकालने के लिए मैनहोल बने हुए हैं। यहाँ पे जो सड़कें वगैरह हुआ करती थी उनके किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था है। यहाँ पे बेहतर प्रकार का जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कुएं और सिंचाई के साक्ष्य भी हमें विविध हड़प्पाई स्थलों आदि से देखने को मिलते हैं, जैसे कि धौलावीरा आदि। ठीक, जो इस बात को दर्शाते हैं कि स्थापत्य कला में ये एक उच्च स्तर की उदाहरण को प्रस्तुत करता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्थापत्य कला से अलग मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला में मुख्य रूप से हम उदाहरण देखेंगे पाषाण मूर्ति कला यानी पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां या फिर पकी मिट्टी, टेराकोटा, बेक्ड क्ले की बनी हुई मूर्तियां, और कांस्य मूर्तियां जिसमें नर्तकी की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक,
अन्य कलाओं में हम उदाहरण देखेंगे मृदभांड कला का, विविध प्रकार के आभूषणों और मोहर आदि का उदाहरण हम संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके समक्ष मूर्ति कला में पाषाण मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूं तो उसमें कम से कम 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाला पुरुष या पुरोहित की मूर्ति, या इसे कहा जाता है योगी की मूर्ति। और दूसरा वाला जो उदाहरण आपको ध्यान रखना है वो है एक पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है, मेल टॉर्सो, जो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। 2 उदाहरण जो है पाषाण मूर्ति कला में आपको ध्यान रखने हैं। उदाहरण और भी हैं बट 2 मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं 3 डायमेंशनल हैं, ये विविध आसन में हैं, खड़े में भी हैं, बैठे हुए में भी हैं। अन्य रूप से विविध प्रकार के मटेरियल्स इनका निर्माण हुआ है, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, तेलखड़ी, चूना पत्थर आदि, जिसमें सन्यासी की मूर्ति या पुरोहित की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए ये जो सन्यासी की मूर्ति है इसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र को आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को आप याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से इसकी विशेषताएं भी याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो पुजारी की मूर्ति है इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो ये एक तरीके से ध्यान की मुद्रा में हो। इसकी जो आंखें हैं वो अर्धबंद है और इसने अपना जो आप कह सकते हैं आँखों से जो नजरें हैं वो अपनी नाक के आगे भाग में टिका रखी हैं, ठीक। आप देखेंगे कि इसकी मूछें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन ये जो दाढ़ी है वो कितनी बेहतरीन प्रकार से कटी हुई है, जो एक प्रकार से फैशन के प्रति सेंस को दिखाती है। आप ये देखेंगे किस प्रकार से इसने बालों को बेहतर तरीके से जो है आप कह सकते हैं काढ़ रखा है, बाल जो है बीच में से मांग निकाली गई है। इसके अलावा इस बालों को बांधने के लिए एक फिलेट का इस्तेमाल किया गया है। फिलेट या इसे कह सकते हैं एक प्रकार का आप ताबीज कह सकते हैं, एक प्रकार का जो है धागा कह सकते हैं, ठीक। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिलेट, ठीक। इसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इसके कंधे के ऊपर में एक शॉल देखने को मिलता है जिसमें त्रिफॉइल पैटर्न है, यानी 3 पत्ती वाला तिपतिया पैटर्न इसे कहा जाता है। 3 पत्ती वाला जो है एक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक। और ये जिस तरीके से अपनी स्थिति में है वो किसी न किसी हो सकता है कि विशेष पुरुष की मूर्ति रही हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं योगी की मूर्ति है, कुछ लोग कहते हैं ये जो है हो सकता है कि मग्न जो ध्यान की मुद्रा में मग्न किसी राजा की मूर्ति है, कुछ भी हो सकता है। तो शॉल में लिपटी तिपतिया पैटर्न से चाहे गई एक सन्यासी या फिर योगी की मूर्ति है। इसकी आंखें जो हैं अर्धबंद है, जो एक ध्यान अवस्था को दर्शाता है। इसको जिस तरीके से बनाया गया है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसके नाक मुँह आदि बनाए गए हैं। इसकी जो दाढ़ी है बहुत अच्छी तरीके से कटी हुई है। इसके जो बाल हैं वो बीच में से काफ़ी अच्छे से कॉम्ब किए गए हैं और सिर के चारों ओर एक पट्टिका यानी फ्लेट देखने को मिलती है। और इसके हाथ पे भी आप ध्यान देंगे तो एक बाजूबंद है यहाँ पे देखिए, जो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से हड़प्पाई लोग जो हैं फैशन के प्रति, प्रसाधन के प्रति, आभूषणों के प्रति जो है सचेत थे। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब जो मेल टॉर्सो हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा के क्षेत्र से वो जो है इसकी मूर्ति यह है। इसे कहा जाता है नेक्ड मेल टॉर्सो यानी नग्न पुरुष का एक धड़, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा के क्षेत्र से, और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि इसके जो हाथ हैं, इसकी जो गर्दन है, ठीक, और इसके जो नीचे के पैर हैं उसमें छिद्र हैं, ठीक है। इसको छिद्र युक्त बनाया गया है। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि हो सकता है ये सॉकेट्स हों। क्या है? सॉकेट्स। और इन सॉकेट्स में बाद में हो सकता है कि इसमें सिर जोड़ दिया, इसमें जो है हाथ जोड़ दिए, बाद में पैर जोड़ दिए, और इस तरीके की जो कला है उस समय हो सकता है प्रचलित में रही हो, जिसमें हमने एक मॉडल बनाते थे और उसमें सॉकेट बना दिया करते थे ताकि अलग से जो है उसमें हाथ पैर और उसके शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ दें, ठीक है। तो ये मूर्ति निर्माण की एक विशिष्ट कला को दर्शाता है जिसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे देखिए, कांस्य मूर्ति कला में जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो अभी हम आगे देखेंगे वो नर्तकी की मूर्ति है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांसा जो है एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन को जोड़ के बनाया जाता था। आपको एक विशिष्ट तकनीक का नाम याद रखना है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक। लॉस्ट वैक्स मेथड, लुप्त मोम की तकनीक।
लॉस्ट वैक्स मेथड, लुप्त मोम की तकनीक। इससे आज भी जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आप दक्षिण भारत में विविध प्रकार की कांसे की मूर्तियां, ऐतिहासिक कालों में जो है नटराज की मूर्ति इससे बनाई गई। हमें सुल्तानगंज से एक बुद्ध की आदमकद मूर्ति प्राप्त होती है, वहां पे जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो ये हड़प्पा से लगातार चला आ रहा है, कंटिन्यूटी है। कैसे बनाते थे? तो इसमें सबसे पहले एक मोम की एक आकृति बनाई जाती थी, उसको क्ले से ढक दिया जाता था, मिट्टी से ढक दिया जाता था। फिर उसको जो है हम सूखने की प्रतीक्षा करते थे। जब वो सूख जाता था तो उसको गर्म किया जाता था, और मोम को पिघलाने के लिए गर्म किए जाने के चलते इसमें छेद के माध्यम से उस मोम को ड्रेन आउट कर दिया जाता था, बहा दिया जाता था। फिर जो हमें खोखली मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती थी, उसको वांछित धातु से भर दिया जाता था, और इस तरीके से हमारे समक्ष उसको ठंडा किए जाने के बाद हमारे पास एक मूर्ति प्राप्त होती थी, कांसे की मूर्ति। ठीक है, तो इसको जो है इस्तेमाल किया गया है मुख्य रूप से हड़प्पा के क्षेत्र में नर्तकी की मूर्ति, या फिर और भी मूर्तियां हैं, जैसे कि उसे कहते हैं ऊपर सिर उठाए एक भैंसा की मूर्ति। बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी ये नर्तकी की मूर्ति। ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो वर्तमान में हमारा जो दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे रखी हुई है। इसकी विशेषताएं जो है इसके चित्र से आप स्पष्ट कर पाते हैं, जैसे कि यह जो है लगभग नग्न है, लगभग क्या लगभग पूरी ही नग्न है, और यह जो है ऐसे दिखाई दे रही है मानो जो है किसी क्रिया जैसे कि नृत्य आदि की क्रिया करने के बाद यह विश्राम की अवस्था में हो। ठीक है, इसके एक हाथ में आप जो है बहुत सारे जो चूड़ियां हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसने कंगन वगैरह पहन रखे हैं। इसके गले में जो है आप देख सकते हैं इसने एक माला पहन रखी है। आप यह देख सकते हैं इसका जो बाल है वो पीछे जूड़े में बंधे हुए हैं, और विशेष प्रकार की एक मुद्रा में जो है इसको खड़ा दिखाया गया है, जिसे इतिहासकारों ने बाद में कहा गया है कि एक पारंपरिक नृत्य मुद्रा है। ठीक, जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, जिसे कई इतिहासकार त्रिभंग शैली के रूप में भी देखते हैं, जिसमें शरीर को 3 रूप से जो है मोड़ा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक, इसके जो बाल हैं वो जूड़े में बंधे हुए हैं, और इसका जो हाथ है वो चूड़ियों में है, गले में माला है। ठीक, और इसकी आंखें और नाक जो है सपाट है। ठीक, लेकिन इसकी मुद्रा जो है वो काफ़ी विशिष्ट है, और ये न केवल नृत्य के बारे में हड़प्पा सभ्यता की विद्यमानता की बात करता है, अपितु हड़प्पाई सभ्यताओं का किस प्रकार से जो है प्रदर्शन कला के प्रति रुचि रही है उसकी भी महत्वपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और चूंकि कांसे की मूर्ति है तो किससे बनी है? तो लॉस्ट वैक्स मेथड से, लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मृण मूर्तियों की, मिट्टी की मूर्तियां, या फिर इसी में एक और मूर्ति है जिसे कहते हैं टेराकोटा की मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब कच्ची मिट्टी हो सकता है, टेराकोटा को कहते हैं पकी मिट्टी, पकी मिट्टी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बेक्ड क्ले। क्या कहा जाता है? बेक्ड क्ले। तो ये मूर्तियों के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। जो पाषाण की मूर्तियां हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं दूसरी वाली जो हमें मूर्ति मिलती है, जो धातु आदि की मूर्ति है, उसकी तुलना में ये कम परिष्कृत है। इसको बनाने में एक विशिष्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको पिंचिंग मेथड कहते हैं। हिंदी में कैसे कहते हैं? पिचकवा विधि। यानी क्या किया, एक मिट्टी ली और मिट्टी के विविध प्रकार के अंग जो मूर्ति हम बनाने जा रहे हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, उसको क्या कर दिया हमने? मिट्टी से चिपका दिया। ठीक है, हाथों से चिपका दिया, या फिर अपने उंगलियों के अंगूठों के दबाव से जो है उसको हमने बना दिया, जैसे होता है ना छोटे बच्चों को बना के देते हैं, उसी तरीके से। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो मातृ देवी की मूर्ति है। इस चित्र में आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के खिलौने भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि पहिए हो गए, पक्षी और जानवर की विविध प्रकार की मिट्टी की मूर्तियां आदि हो गई। ठीक है, इसमें कच्ची मिट्टी और पकी मिट्टी दोनों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि पूर्व की मूर्तियों की तुलना में ये कम परिष्कृत है। ठीक है, लेस रिफाइंड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा आपको अन्य कलाओं में मोहरों के उदाहरण याद रखने हैं, मृद भांडों के उदाहरण याद रखने हैं, मनके और आभूषणों के उदाहरण ध्यान रखने हैं। हड़प्पाई सभ्यता की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है वो इसकी सील्स है। ठीक है, मोहरे। मोहरे क्या है? तो मोहरों का चित्र आपके समक्ष है। मोहरे लगभग आयताकार, वर्गाकार आदि विविध आकारों में देखने को मिलती हैं, सामान्य रूप से चौकोर हैं, और इस पर विविध प्रकार के जंतु या फिर हड़प्पाई लिपि भी देखने को मिलती है। हड़प्पाई लिपि आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार की चित्राकार लिपि है। ठीक, इसमें विविध प्रकार के चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति को हम पाते हैं।
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे बोस्त्रोफेदन शैली में लिखा जाता था, यानी पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ऐसे चलती थी। लेकिन चूंकि हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं इसलिए अभी तक केवल और केवल इसको लेकर स्पेकुलेशन ही किए जाते हैं। ठीक है, मोहरें जो हैं हड़प्पाई कला के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि ये हमें वर्गाकार, चौकोर के आकार की आदि, गोलाकार, बेलनाकार भी मिलती हैं। मुख्य रूप से इन्हें सेल खड़ी से बनाया गया है। ज़्यादातर पर जो है हम चित्राकार लिपि को पाते हैं और इसके कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि पाशुपति शिव की मोहर, ठीक, जो एक योगी की मुद्रा में है। विविध प्रकार के जंतु उनके चारों ओर हैं, गैंडा, भैंस, हाथी, बाघ, मृग आदि। ऊबरदार बैल जिसे बहुत पवित्र माना जाता था। कुछ पे जो है नाव की आकृति बनी हुई है, जो हो सकता है विदेशी व्यापार का द्योतक रहा हो या फिर किसी कुल वगैरह का चिन्ह रहा हो। क्योंकि हम इसकी लिपि नहीं पढ़ा पाए हैं इसलिए इसका उपयोग क्या होता था, यूटिलिटी क्या थी, इसको लेकर स्पेकुलेशन है। कुछ कहते हैं इसका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, कुछ कहते हैं इसका प्रयोग एम्युलेट, ताबीज के रूप में होता है, कुछ पे पाई गई है तो कहते हैं कि भाई इसका प्रयोग शिक्षा के लिए होता था। और कुछ मोहरें वगैरह जो है मेसोपोटामिया आदि के क्षेत्र में मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें यहाँ मिली हैं, तो यह विदेशी संपर्क को भी दर्शाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण आप चित्र से देख सकते हैं, जैसे कि इस पे एक विशिष्ट जानवर बना हुआ है जिसे एक श्रृंगी पशु या यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, यूनिकॉर्न एक मिथकीय पशु है और इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः हो सकता है कि ये हड़प्पा काल में रहने वाले या तो शासक वर्ग का प्रतीक हो या ये भी हो सकता है कि हड़प्पा काल में विविध प्रकार के कुल रहे हों। ठीक है, विविध प्रकार की फैमिलीज हों, उन फैमिलीज में से किसी एक का प्रतीक चिन्ह ये हो सकता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कि हमें कुबरदाल बैल के उदाहरण काफी महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुबरदाल बैल के अलावा जो मैंने आपको बताया पाशुपति शिव की मोहर, इसमें एक व्यक्ति जो है योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों ओर जो है कुछ पशु हैं। इसे आद्य शिव भी कहा गया है या फिर पाशुपति शिव भी कहा गया है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कला के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पाई कला में सिंधु घाटी कला के जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके जो बर्तन है वो सामान्य रूप से जो है वो लाल रंग से उन पे जो है स्लिप किया जाता था, यानी पेंट वगैरह किया जाता था, और काले रंग पे उन पे चित्रकारी की जाती थी। बहुत पे जो है हमें चमकीले मिलते हैं, यानी पॉलिश के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। ज़्यादातर जो है मृदभांड चाक से निर्मित हैं, कुम्हार की चाक से बने हैं, चिकनी मिट्टी के बनाए गए हैं और बहुत सारे पेंटेड हैं। ठीक है, सारे तो पेंटेड नहीं है, कम ही पेंटेड है, लेकिन कुछ पे चित्र भी मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, वनस्पति है, पशु है, और कुछ पे हमें लिपि भी देखने को मिलती है। जैसे कि आज हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वैसे उस काल में भी होता था, भंडारण के लिए, सजावट के लिए या फिर शराब आदि परोसने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं ये चित्रित मृदभांडों के कुछ उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पाई काल में बीट्स, मनके और विविध प्रकार के आभूषण, प्रसाधन सामग्री के उदाहरण मिलते हैं जो हड़प्पाई लोगों की फैशन सेंस, हड़प्पाई लोगों की कला के प्रति आप कह सकते हैं रुचि को दर्शाते हैं। इसमें आप कुछ उदाहरण ध्यान रखेंगे जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कीमती धातु, हड्डी, पकी मिट्टी यानी टेराकोटा से बनते थे। इसमें महिलाओं के द्वारा झुमके, पायल, ठीक, पुरुषों के द्वारा भी हार, अंगूठी, बाजूबंद आदि पहना जाता था। और जब मृत्यु हो जाती थी उसके बाद भी बहुत सारे गहने जो हैं उस व्यक्ति के साथ रखे जाते थे, जैसे कि हरियाणा के फरमाना के क्षेत्र से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। मनके भी जो है एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं शिल्प था, उद्योग था, जिसके बहुत सारे कारखाने हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रयोग जो है सजावट के लिए माला के रूप में आदि किया जाता था। इसका निर्यात भी किया जाता था, जिसमें लोथल और चनहुदड़ो आदि से इसके कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसको सामान्य पत्थर आदि से बनाने के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों से भी बनाते थे, जैसे कि कार्लेनियन, लापिस लजूली जिसे हम अफगानिस्तान आदि के क्षेत्र से प्राप्त करते थे, तेलखड़ी, ठीक, और ये अलग अलग आकारों के हैं, बेलनाकार हैं, गोलाकार हैं और डिस्क आदि के आकार भी हैं। ठीक, इस तरीके से जो हम सिंधु घाटी जो आपकी कला है, इंडस वैली की जो आर्ट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का हमने आपके साथ आज अध्ययन किया। होपफुली आज की जो क्लास है वह आपके लिए लाभकारी रही होगी। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।